बार फिर हाजिर हैं हम और इस बार खबरें देवभूमि से। देहरादून से बड़ी खबर है, एक और भर्ती ने घपलेबाजी का खुलासा कर दिया और इस पर बड़ा एक्शन भी हुआ है। साल 2015 की दरोगा भर्ती की विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई है और भर्ती के कुछ मामलों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने मामले की जांच के लिए विजिलेंस को सिफारिश भी किया है। 2015 में पंतनगर यूनिवर्सिटी ने दारोगा भर्ती का एग्जाम कराया था और इसमें 339 पदों पर यह भर्ती की गई थी। आपको बता दें, कल ही पंतनगर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारी दिनेश जोशी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया और इसके बाद ही दारोगा भर्ती की विजिलेंस जांच की सिफारिश हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय ने ही दारोगा भर्ती करवाई थी और दिनेश जोशी ने 2006 से लेकर 2016 तक अपने पद का दुरुपयोग किया था। यही नहीं, एसटीएफ के रडार पर पंतनगर यूनिवर्सिटी के कई और कर्मचारी भी हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, एक बार फिर से घोटाले का जिक्र हुआ है और इस बार भी पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से एक और नया घोटाला सामने आया है और अभी इसमें विजिलेंस जांच की सिफारिश की है डीजीपी अशोक कुमार ने। 2015 में 339 पदों के लिए यहाँ पर इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम करवाया और जिस तरह कल दिनेश जोशी को अरेस्ट किया है, जिसका पंतनगर यूनिवर्सिटी से 2006 से लेकर 2016 तक संबंध रहा, इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं पूरा घपला पंतनगर यूनिवर्सिटी से भी जुड़ा हुआ होगा और कुछ और लोगों के वहां पर आगे मामला जब विजिलेंस जांच होगी तो वहां से भी अरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन आप अगर देखेंगे तो हर भर्ती उत्तराखंड की फिलहाल सवालों में घिरती जा रही है और कहीं पर भी ये नहीं लग रहा कि कहीं पर 100% क्लियर एग्जाम हुए हो। तो अब ये रोज परतें खुल रही है, रोज कोई नया एग्जाम और रोज कोई नया विवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में घपलेबाजी पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि विधानसभा में 29 पदों के लिए तो भर्ती निकाली गई थी, जिसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 72 पदों पर बैकडोर से भर्ती दे दी गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ रसूखदार लोग शामिल थे। अब इसकी जांच तेज कर दी गई है। यूके SSC पेपर लीक मामले में एक्शन पर एक्शन जारी है और इस बीच विधानसभा भर्ती घोटाले के खुलासे से सियासी बवाल मच गया। अक्टूबर 2021 में विधानसभा में 29 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। करीब 8000 से ज्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम भी दिए। 80 लाख रुपए फीस से ही मिल गए, लेकिन रिजल्ट अब तक नहीं आया और कांग्रेस का आरोप है कि इसी दौरान विधानसभा में 72 लोगों को बैकडोर से भर्ती कर लिया गया, जिसमें ज्यादातर मंत्री, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों के नाते रिश्तेदार हैं। क्योंकि मंत्रियों के कौशिक साहब का जो पीआरओ है वो विधानसभा में लग गया, रेखा आर्या जी का पीआरओ। इसका मतलब दाल में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घोटाला है और जांच वहां भी होनी चाहिए कि कैसे प्रभावशाली लोगों की पत्नियां, कैसे प्रभावशाली लोगों के पीआरओ जो हैं विधानसभा में नौकरी में आए। इन सारी चीजों के प्रकरण की जांच आवश्यक है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि पिछले 20 साल में हर सरकार में बैकडोर से भर्ती हुई और इस पर ठोस एक्शन होना चाहिए। सभी दलों को एक बार विधानसभा में हुई नियुक्तियों के संदर्भ में अपनी राय भी और अपना एक्शन भी क्लियर करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आरोप और बयानबाजी तक सीमित न रहकर कुछ ठोस करे। उत्तराखंड की निर्वाचित सरकारों में 2 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष रहे, लिहाजा अब जांच होगी तो जांच की आंच कहां तक जाएगी ये साफ है। धुआं उठा है तो इसका मतलब आग कहीं ना कहीं जरूर लगी होगी। लिहाजा इस पूरे प्रकरण की गंभीरता के साथ जांच की जानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जांच इसलिए भी कि विधानसभा की पवित्रता, उसकी शुचिता को बरकरार रखा जा सके। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी बेचने का खेल हाल ही के सालों में हुआ हो, ऐसा नहीं है। राज्य बनने के बाद कोई बड़ी भर्ती परीक्षा सवालों में घिरी है। सीबीआई जांच हुई, आईएएस बर्खास्त भी किए गए, लेकिन सरकारी नौकरी बेचने की इंडस्ट्री बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि कई करप्ट नौकरी में लगे और मेहनती बेरोजगार रह गए।
22 साल में 10 नेता उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने, लेकिन नौकरी बेचने की अवैध इंडस्ट्री का भंडाफोड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। एक्शन जारी है, लेकिन सरकारी नौकरियों में हुई घपलेबाजी का अंत कहां होगा, ये कह पाना मुश्किल है। असल में उत्तराखंड बनने के बाद से ही भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े का खेल शुरू हो गया था। साल 2002-2003 में पटवारी भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ कि भर्तियां रद्द हो गई और पौड़ी के तत्कालीन डीएम नौकरी से निकाल दिए गए। तिवारी सरकार में दारोगा भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, इंटरव्यू में खेल हुआ, सीबीआई जांच हुई। उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड यूपीसीएल में प्राइवेट एजेंसी से एग्जाम कराया गया और जांच हुई तो फिर एग्जाम भी कैंसिल हुआ। 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती में घपला हुआ। आयोग के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। दारोगा रैंकर्स भर्ती परीक्षा में पेपर में गड़बड़ी के बाद एग्जाम को रद्द किया गया। इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती, कोऑपरेटिव भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती, अपर निजी सचिव भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और विधानसभा भर्ती भी सवालों के घेरे में है। यानी उत्तराखंड बनने के बाद हर सरकारी नौकरी शक के घेरे में है और बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कंप्लीट एक्शन की मांग कर रहे हैं। मामले को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के पात्र हैं, पुष्कर सिंह धामी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये हिम्मत तो दिखाई कि इसको कुरेदा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में हुआ, उसकी भी जांच हो। जांच में इसके लिए तो एसआईटी भी छोटी चीज है, एक बृहद एसआईटी बने। सरकार का काम न्याय दिलाना है। कोई अन्यायी है तो उसको दंड दिलाना है और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाना है, जो सही लोग हैं उनको न्याय दिलाना है। तो इसलिए सरकार की जो भूमिका है एक न्यायाधीश जैसी है, तो सरकार को उसको बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ अपने युवाओं का विश्वास जीतना चाहिए। 22 साल में आयोग के एग्जाम हो या विभाग में सीधे नौकरी का खेल, न जाने कितने फर्जी लोगों को नौकरी मिल चुकी है। लोक सेवा आयोग ने मई 2001 से मार्च 2019 तक 6184 पदों के लिए लिखित परीक्षा कराई। 10,90,000 युवाओं ने आवेदन किया और सिर्फ 5,683 युवाओं को नौकरी मिली। इसी तरह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 2014 से अब तक 19,000 पदों पर भर्ती निकाली गई। 10,000 युवा नौकरी में लगे। 3200 में भी लिखित परीक्षा हुई है, जबकि 4600 में भी परीक्षा होना बाकी है। अब मौजूदा हालात में कह पाना मुश्किल है कि 22 साल में कितने फर्जी नौकरी लगे और कितने मेहनती युवा बाहर हो गए। राज्य बनने के बाद शुरुआती दौर में जो 2 परीक्षाएं हुई, 2 भर्तियां हुई, दोनों की दोनों जो है जांच की भेंट चढ़ गई और एक में सीबीआई की जांच जो हुई, ये बहुत गंभीर मसला है। और वो सिलसिला मैं देखता जा रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में जो भर्ती घोटाला हो गया, इससे पहले जो भर्तियां हो गई, लगातार पिछले 20 वर्षों से जो है सिलसिला थमा नहीं। पिक्चर बिल्कुल साफ है। सरकारी नौकरी के लिए बेईमानी का खेल राज्य बनने के साथ ही शुरू हो चुका था और आज भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में इस बार अगर एक एग्जाम की और विभाग की ठीक से जांच हुई तो 22 साल में नौकरी बेचने वाले नेता, अफसर और फर्जी कर्मचारियों की पूरी फौज जेल की सलाखों के पीछे होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। काशीपुर के कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुई भर्तियां और लाखों रुपए की गड़बड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने समिति के सभी लोगों को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। मामले में काशीपुर के निवासी मोहम्मद सरफराज ने याचिका भी दी कि मैं किसान हितों के लिए बनाई गई सोसाइटी के कर्मचारियों के साथ मिलकर तत्कालीन अध्यक्ष ने लाखों का घोटाला किया। याचिकाकर्ता ने उक्त प्रकरण में दोषी लोगों के खिलाफ जांच करने की मांग की। वहाँ के जो समिति के जो संचालक महोदय हैं, एमडी, उन्होंने वहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं बहुत सारी बरती हैं ताकि प्रविष्टि उन्होंने सोसाइटी को गलत उसमें इंक्रीजिंग की है ताकि वो लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। वहाँ के जिम्मेदार, वहाँ के कर्मचारियों को उनमें गलत प्रविष्टियाँ उसमें अंकित की गई हैं, तो उसमें लाखों रुपये का घोटाला किया गया, लगभग 50-60 लाख रुपये का। खबर रुड़की आईआईटी के से है, जहां पर छात्रों ने आजाद भवन की मेस में नॉनवेज बनाने का विरोध किया है। छात्रों का मेस के बाहर धरने पर बैठने का वीडियो सामने आया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो कब का है और किसने बनाया ये भी साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि छात्रों ने डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर से इस पूरे मामले की शिकायत की। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आईआईटी प्रबंधन और छात्रों के बीच बातचीत से मामला सुलझाया जा रहा है।
और बात करते एक अच्छी खबर की। उत्तराखंड में पहाड़ पर रेल का सपना साकार होने जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है। नरेंद्र नगर की गुलर शिवपुरी में इस प्रोजेक्ट की 2 टनल्स को आपस में जोड़ा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बटन दबाकर टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके को सीएम ने ऐतिहासिक बताया। इससे पहले रुद्रप्रयाग में भी इसी लाइन की एक टनल का ब्रेक थ्रू किया गया था। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक कर्णप्रयाग रेल लाइन की शुरुआत हो जाए। रेल परियोजना है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, उसके टनलों पर टनल बनते जा रहे हैं लगातार। आज भी ब्रेक थ्रू से यहाँ पर 2 टनलों को जोड़ने का काम हुआ है। लगभग 104 किलोमीटर, 125 किलोमीटर में से 104 किलोमीटर ये ट्रेन टनलों पर ही जाएगी। देहरादून पंतनगर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रूट पर आज से हेली सेवा की शुरुआत की गई थी। सीएम धामी ने खुद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर हेली सेवा को हरी झंडी दिखाई, लेकिन हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा तक नहीं पहुंच सका। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के चलते ये पंतनगर से वापस लौट गया। वहीं अल्मोड़ा में विधायक मनोज तिवारी और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई अधिकारी हेलीकॉप्टर के स्वागत में इंतजार ही करते रह गए। यही हाल पिथौरागढ़ का भी रहा। वहां भी अधिकारी हेलीकॉप्टर के इंतजार में बस राह तकते रह गए। देहरादून से उसका शुभारंभ हुआ, हल्द्वानी आकर फिर पंतनगर गया। तो और बताते हैं कि मौसम की गड़बड़ी के कारण वो अल्मोड़ा तक नहीं पहुंच पाया। थोड़ा हम लोग निराश हैं, स्वाभाविक है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से ये सेवा प्रारंभ होगी। वर्तमान सरकार ने इसको प्रारंभ करने का आज आश्वासन दिया था, और लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि सुबह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और वो पंतनगर एयरपोर्ट से फिर वापस चला गया है निःशुल्क से। इससे पहले देहरादून में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सर्विस की शुरुआत की गई। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेवा को फ्लैग ऑफ किया। देहरादून से हर शुक्रवार को हेली सर्विस मिलेगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हेली सर्विस मील का पत्थर साबित होगी, और जहां जाने के लिए लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता था, अब हेली सेवा से 1 घंटे में ही यह सफर तय हो जाएगा। हेली सेवा देहरादून से पंतनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश दौरे पर रहे, जहां एम्स ऋषिकेश में उन्होंने बाल रोग चिकित्सा विभाग में नवनिर्मित पीडियाट्रिक आईसीयू का शुभारंभ किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि एम्स ऋषिकेश पर उम्मीदों का काफी बोझ है, काफी भार है, जिसे हम सबको मिलकर पूरा करना है। इस दौरान सीएम धामी ने यह भी कहा कि पीडियाट्रिक आईसीयू से उत्तराखंड के साथ साथ आसपास के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा कि कुमाऊं में एम्स के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है और जल्द ही वहां भी एम्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। बुधवार को चिरबटिया में बादल फटने के बाद रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। घरड़ा मरबाद गांव के ठीक ऊपर 1 किलोमीटर क्षेत्र में दरारें पड़ गई हैं। वहां पूरा पहाड़ अपनी जगह छोड़कर खिसकने लगा, जिससे पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराने लगे। अचानक से गांव पर आई इस आपदा से सभी ग्रामीण डरे हुए हैं। दरारें पड़ने के बाद गांव के घर भी अब टूटने लगे हैं, जिससे लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। कई ग्रामीणों ने तो सड़क पर ही अपने बच्चों और सामान के साथ टेंट लगाना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की नाराजगी प्रशासन के लिए देखी जा रही है। बहुत ज्यादा दर्द क्या होना हम हमारे कनकरी मेरे बावन बने कनकरी मेरे बुरुन बने। आज हम ये देखी हमारे दिमाग खराब। अब कहीं जाना होगी सड़के में इधर हमारा मकान घर सब कुछ टूटेगी। हम सड़के में बैठेंगे ना, अब सरकार भी हमारे कुछ मदद नहीं कर सकनेगी। बस हम सड़के में बच्चा भी हम भी सब सड़के में बैठे हैं ना, हमारे कोई खोज कर रहा नहीं कुछ। तो बिल्कुल ये मौत का बंजर जैसा हो चुका है। वहाँ हम रहने के लिए बिल्कुल अब राजी नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ सड़क में हम टेंट बनाएंगे और वहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को रख पाऊंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। प्रशासन सुनने को बिल्कुल भी राजी। देहरादून और टिहरी में 19 अगस्त की रात को आई आपदा को 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन आपदा पीड़ितों की एक एक रात दर्द में बीत रही है।
कैसे उनकी रात बीत रही है, उनके सामने क्या चुनौतियां, क्या मुश्किलें हैं, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक बड़े से हॉल में रह रहे ये परिवार सरखेत के रहने वाले हैं। चारों ओर बेड्स पर फिलहाल इनके दिन बीत रहे हैं। बच्चे भी अभी खुद ही पढ़ाई कर रहे हैं। ये वो 11 परिवार हैं जिनके घर बीते हफ्ते आई आपदा में तबाह हो गए थे। ये सभी अभी माल देवता के सरकारी स्कूल में रह रहे हैं। भले ही इन्हें अस्थायी रूप से छत मिल गई है, लेकिन इनका दर्द इस बात को लेकर है कि इनके खुद के आशियाने आपदा में उजड़ चुके हैं और अब ये कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे। सब चले गए। गाय भैंस 1 लाख रुपए की भैंस थे मेरे 2, वो भी चले गए। अब क्या करें। ये तो एक हफ्ता ऐसे जैसे कैद में हैं, कैद जैसी जिंदगी हो गई है। बस रात को नींद नहीं है और दिन में भी हम बस अपना सामान खोजने चले जाते हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अभी कोई उचित व्यवस्था ऐसी कोई नहीं कह रहा है कि आपके लिए ऐसा करेंगे, कहीं अच्छी जगह देंगे। तबाही के बाद प्रभावित इलाके में अस्थायी सड़क का निर्माण किया गया है। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक की जा रही है। मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। स्थानीय विधायक भी अपनी टीम के साथ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। में जो हमारा रिस्टोरेशन वर्क था वो पूरे अपने फुल स्विंग पे चल रहा है। अभी पहले यहाँ तक आने का रास्ता पैदल था, अभी गाड़ी यहाँ तक आ रही है और हमारे जितने भी लोग हैं, करीब 11 परिवार हैं, उनको रेस्क्यू किया गया है। उनके लिए रिलीफ कैंप लगा है माल देवता में, वहाँ पे वो रह रहे हैं और उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। अस्थायी व्यवस्था जो है नदी पर कर दी है, तो हमारी टीम इस तरह से पूरे लगे हुए हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो लोगों को है तमाम तरह की जो है जो दिक्कतें हो रही हैं उनको जो है सुविधाएं मिल सके। लेकिन आपदा की ये रात इतनी भारी थी कि ये दर्द शायद ही ये लोग जल्द भूल सके, जिंदगी पटरी पर लौट सके। भले ही इसकी कवायद चल रही हो, लेकिन ये दर्द अपने पीछे कई जख्म दे गया जो शायद ही अब भर सके। आपदा के जख्म अभी हरे ही हैं और इन्हें भरने में सालों लगेंगे। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस एरिया में जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह से ठीक किया जा सके, इसी में प्रशासन की टीम लगी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे तकरीबन 72 घंटे के बाद खुला है। हाईवे गुरुवार को बंद हो गया था और तब से लगातार पहाड़ी से पत्थर नीचे आ रहे थे। गंगोत्री हाईवे एलगुगाड़ के पास कल बंद हो गया था। हाईवे खुलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि पहाड़ी से अभी भी रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। अगर आप बाइक और बुलेट में रेट्रो साइलेंसर या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे जैसी आवाज कर लोगों को परेशान कर रहे हैं तो संभल जाइए। रुद्रपुर में सीपीयू और ट्रैफिक पुलिस इसके खिलाफ बाकायदा अभियान चलाकर ऐसी गाड़ियों का चालान कर रही है और साथ ही साथ साइलेंसर निकलवाकर जब्त किया जा रहा है और रोलर से सभी साइलेंसर्स को नष्ट करवाया जा रहा है। एसपी का कहना है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रेट्रो साइलेंसर या मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करके धमाका किया जा रहा है। साथ ही साथ रोड पर अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है, जिससे कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और सामान्य यात्री हैं उनको दिक्कतें होती हैं। तो लगातार अभियान चला के हमारे द्वारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल के रिहायशी इलाकों में गुलदार की धमक से लोग खौफ में जी रहे हैं। अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। आए दिन गुलदार किसी न किसी इलाके में दिखाई दे रहा है। वहीं ताजा तस्वीर कमलेश्वर मोहल्ला से सामने आई, जहां पर रात के समय गुलदार मोहल्ले में घूमता नजर आया। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जल्द ही गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। बागेश्वर में पुलिस की ढिलाई से आपराधिक वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। बीती रात को चोरों ने एक बेकरी को निशाना बना लिया। चोर बेकरी में आधी रात को दाखिल हुए, 1 घंटे तक उत्पात मचाते रहे। दुकान में घुसते हुए और सीसीटीवी पर कपड़ा रखते हुए चोर कैमरे में रिकॉर्ड हुए और इस दौरान चोर दुकान से केक, चॉकलेट्स चुरा कर ले गए। दुकानदार का कहना है कि उसका काफी नुकसान हो गया है।
24 घंटे खाकी के पहरे में रहने वाले पुलिस स्टेशन को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, लेकिन हल्द्वानी में ऐसा नहीं है। यहाँ कोतवाली ही चोर के निशाने पर आ गई और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी है। पुलिस ने कुछ दिन पहले एमवी एक्ट में एक बाइक को सीज किया था, जिसे कोतवाली कैंपस में रखा गया था, लेकिन जब पुलिस ने 2 दिन पहले बाइक की काउंटिंग की तो इस दौरान एक बाइक कम निकली। फिर क्या था, पुलिस ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और इस दौरान खुलासा ये हुआ कि बाइक का मालिक ही दूसरी चाबी से अपनी सीज बाइक चुरा कर ले गए और पुलिस को खबर भी नहीं लगी। इसमें मेरे द्वारा प्रारंभिक जांच के आदेश कर दिए गए हैं। बेसिकली एक आदमी की गाड़ी सीज हुई थी, उसके द्वारा उसका कोर्ट के माध्यम से माननीय न्यायालय में जाकर के भुगतान करके जो है उसको ले जाना था। उसने अपनी दूसरी चाबी से कोतवाली में खड़ी गाड़ी को चोरी किया है, इसलिए उस पर चोरी का मुकदमा लिखा गया और उसकी अरेस्टिंग भी हो गई है। खबर देहरादून से, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर उत्तराखंड से निर्यात को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान उद्योग जगत से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सीएम धामी ने उद्योगपतियों से कहा कि आज राज्य में नई योजनाएं लगाने के लिए आप सभी लोग आमंत्रित हैं। राज्य में आपकी हर संभव मदद के लिए सरकार तैयार है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें पर्यटन पर फोकस है। साथ ही सड़कों की स्थिति में भी सुधार किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हवाई सेवा पर भी हमारा फोकस है। देहरादून और पंतनगर को इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट बनाएंगे। सीएम ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को बेस्ट राज्य बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।